नमस्कार श्रोताओं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कहना है, व्हेन द लास्ट पॉइंट इज डन, वी आर ह्यूमंस। गिव योर अपोनेंट अ हग एंड से ग्रेट फाइट एंड दैट्स ऑल। जी हाँ श्रोताओं, किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल के मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना बहुत अहम है और शायद इसीलिए नोवाक जोकोविच टेनिस की दुनिया में विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी हैं। श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराया और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे नंबर पर मौजूद बैंगलोर ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में उसे जीत जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है और उसके 10 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर 2 अंक के साथ पंजाब अंक तालिका में सबसे नीचे है। कुल 7 मैचों में उसे एक ही जीत मिली है। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सबकी निगाहें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले पर होंगी। लगातार 5 मैच हारने के बाद पंजाब की टीम इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी। सीजन में पिछली बार जब इन दोनों टीमों में भिड़ंत हुई थी तब पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हराया था, जो इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पंजाब ने अब तक कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने कुल 6 मैच हारे हैं और सिर्फ 1 मैच बेंगलोर के खिलाफ ही जीता है। ऐसे में पंजाब दोबारा बेंगलोर के खिलाफ जीत दर्ज कर अपनी हार की चेन को तोड़ना चाहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज मैदान में किस टीम का पलड़ा भारी होता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ धर्मेंद्र, अब ये पंजाब किस तरह से कमबैक करना चाहेगी और पिछली बार जिस तरह से उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया था उसको रिपीट करना चाहेगी, तो क्या कुछ देखते हैं आज आप मैदान में? देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब पर दबाव है और दबाव इसलिए है कि अब उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि अब एक भी मैच गंवाने का मतलब होगा कि प्ले ऑफ की दौड़ से धीरे धीरे बाहर होना। जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पहली बार 7 मैच तक इंतजार करते रहे लोग कि क्रिस गेल कब जाकर अपना पहला मैच खेलेंगे, और आज गेल खेल रहे हैं अपनी पूर्व टीम के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि पंजाब को किसी तरह से गेल की कमी खली होगी, क्योंकि शीर्ष क्रम में राहुल और मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छी उनको शुरुआत दिलाई थी और यहां तक कि निकोलस पूरन भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी कमजोर थी, कहीं न कहीं उनकी गेंदबाजी कमजोर है। मोहम्मद शमी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी गेंदबाजों से उनको मदद नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि रवि बिश्नोई ये कह सकते हैं कि कुछ मैचों में उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन जब आप 224 और 226 रन का बड़ा स्कोर नहीं बचा पाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी गेंदबाजी में खामी है। मैं जिक्र कर रहा था जिस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था, तो इसी तरह से पंजाब ने बहुत करीबी मैच गंवाए हैं। तो इस मैच में भी उनको इस तरह की गलतियों से बचना होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आरसीबी बेंगलोर की जो शीर्ष क्रम की जो बल्लेबाजी जिन भी टीमों की है उनमें उसकी बल्लेबाजी सबसे मजबूत है। पडिक्कल हुए, आरोन फिंच हुए, कोहली हुए, एबी डिविलियर्स हुए, मतलब हर बल्लेबाज अपना बहुत टीम है। और यहाँ पे आपने अभी धर्मेंद्र एक क्रिस गेल का जिक्र किया कि आज वो मैच में खेल रहे हैं और उनका मैं यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक उन्होंने वीडियो
शेयर किया है, जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब दर्शकों का इंतजार जो है, उनके फैंस का इंतजार खत्म हुआ है। यूनिवर्स बॉस के नाम से जाने जाते हैं वो। उन्होंने कहा है कि आईपीएल में अभी तक टीम का सफर खत्म नहीं हुआ है। अभी लीग में 7 मुकाबले बचे हैं और हम 7 मैच जीत सकते हैं। तो अपनी जो टीम स्पिरिट और एक जो विनिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं क्रिस गेल, तो वो पूरी तरह से दोबारा पिच पर फॉर्म में दिखाई देने वाले हैं। देखिए सिद्धार्थ, कोई भी बड़ा खिलाड़ी और वो भी क्रिस गेल जैसा बड़ा खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो दूसरी टीम पर स्वाभाविक ही दबाव बन जाता है। मुझे अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किंग्स, ठीक है पिछले 2 मैचों में उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन पहले के बाद जो मैच थे उनमें क्यों उनको बाहर रखा गया? क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिनका नाम ही दूसरी टीम पर दबाव बना देता होगा। और जहां तक वो बोल रहे हैं कि हाँ, प्ले ऑफ में निश्चित तौर पर हमने पहले भी देखा कि जब टीम 7 मैच जीतने के बाद, मतलब 14 अंकों के साथ, और वो प्ले ऑफ में पहुंच गई होगी, तो अगर किंग्स 11 अगर अपने 7 मैच जीत लेता है तो निश्चित तौर पर उसको प्ले ऑफ में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर हाँ, गेल पर आज सभी की निगाहें टिकी रहेंगी और कहीं न कहीं इसका दबाव उन पर भी होगा। बिल्कुल। और अगर हम शारजाह की पिच की बात करें तो यहां से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है और थोड़ी स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी फायदा हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब शुरू के जो मैच यहां हुए थे, जबकि संजू सैमसन धमाल मचा रहे थे, यहां स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी पारियां खेली थी, तब यहां की पिच का ये मतलब जो ये कह सकते हैं कि जो विकेट का जो प्रकृति थी वो इस तरह की थी कि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी और उनको शॉट मारने में दिक्कत नहीं हो रही थी। आपने पिछले कुछ मैचों में देखा होगा कि यहां बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं। उसका कारण यही है कि गेंद जो है रुक कर आ रही है, धीमी आ रही है। तो ऐसे में आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि बेंगलुरु के पास वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल जैसे बहुत धुरंधर स्पिनर हैं कि जो लगातार बहुत किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं और साथ में विकेट भी निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा कि देखते हैं कि ये दोनों कैसा प्रदर्शन करते हैं और इनके सामने विशेषकर मयंक अग्रवाल, राहुल और गेल कैसा खेलते हैं। बिल्कुल, मयंक अग्रवाल भी काफी, अगर हम बात करें तो उन्होंने 337 रन इस लीग में बनाए हैं। और इस समय अगर हम और ऑरेंज कैप की बात करें तो उसके लिए भी उनकी दावेदारी चल रही, हालांकि अभी काफी मैच बाकी हैं। बट फिलहाल जो परिणाम आ रहे हैं उसमें जैसे कप्तान लोकेश राहुल 387 रन अब तक बना चुके हैं, तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए टीम की, जब आप एक बहुत बड़े अंतर से अपने ओपोनेंट को हराते हैं, शुरुआत बहुत धमाकेदार आपकी होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसा कुछ हो जाता है कि आप लगातार हारते चले जाते हैं, टीम का मोरल भी कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे में शायद एक ऐसी जीत की जरूरत है पंजाब को जिससे वो दोबारा से कमबैक कर सके। निश्चित तौर पर जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो कोई भी जीत आपका मनोबल बढ़ा सकती है। और विशेषकर पंजाब की स्थिति जो अभी है उसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि उसके गेंदबाजों को कुछ करके दिखाना होगा। आज उसके गेंदबाजों की बहुत बड़ी परीक्षा है क्योंकि उसके सामने बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप से उनको चुनौती मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब को न सिर्फ जीत मनोबल बढ़ाने के लिए चाहिए बल्कि अपनी स्थिति ठीक ठाक करने के लिए, अंक तालिका में थोड़ा सा ऊपर बढ़ने के लिए भी उसको इस जीत की दरकार है। बिल्कुल, कभी भी किसी भी अंक तालिका में जब आप अपने आप को बॉटम में देखते हो तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ियों के मन में जो उनका उत्साह होता है वो भी कम होता है। तो आज का दिन अगर पंजाब कुछ बेहतर कर पाती है तो आगे आने वाले मैचों में उसके कमबैक करने की काफी संभावना होगी। और एक नजर डाल लेते हैं कल के मैच पे। आईपीएल क्रिकेट में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को 162 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में राजस्थान 8 विकेट पर 148 रन बना सकी। दिल्ली के तेज गेंदबाज एंड्रिच नोर्तजे मैन ऑफ द मैच चुने गए, जिन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया। सुनते हैं इस मैच के बारे में हमारे सहयोगी नईम की रिपोर्ट।
आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स की यंगिस्तान टीम ने एक बार फिर अपना परचम लहराते हुए राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में दिल्ली की टीम 12 अंकों के साथ एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गई है। दिल्ली ने राजस्थान को लगातार 5वें मैच में शिकस्त दी है। इस सीजन के पहले मैच में भी दिल्ली ने राजस्थान को 46 रन से हराया था। इस मैच का एक और आकर्षण नॉर्थ जे रहे, जिन्होंने इस सीजन की सबसे तेज 156.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। साथ ही संजू सैमसन भी 8 मैच में 18 छक्के लगाने के साथ इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स आगे भी अपने शीर्ष स्थान को बचाए रख पाती है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, शीर्ष पर पहुंचना, दिल्ली एक बार इससे पहले भी शीर्ष पर पहुंची थी, लेकिन बाद में फिर मुंबई इंडियंस ने उसको पीछे छोड़ दिया था। तो शीर्ष पर पहुंचना और उस पर काबिज रहना और लगातार बने रहना कितना चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी टीम के लिए। देखिए, अमूमन ये होता है कि जब आप जीत की लय की, हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब आपकी जीत की लय होती तो कहीं ना कहीं मनोबल जुड़ा होता है, लेकिन जीत की लय सिर्फ आपके मनोबल से नहीं मिलती, आपकी टीम संतुलन से मिलती है। और दिल्ली की टीम का इस समय सबसे बढ़िया ये है कि उनकी टीम संतुलित लग रही है। आपके पास शीर्ष क्रम में अच्छे बल्लेबाज हैं जो रन बना रहे हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो जो मतलब ये कह सकते हैं कि कप्तानी की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। शिखर धवन जो पहले शुरुआती मैचों में नहीं चल पाए थे, अब उनका बल्ला बोलने लग गया है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन उनके सबसे मजबूत पक्ष जो इस समय उभर के आया है वो उनकी गेंदबाजी है। अमित मिश्रा बाहर हो गए हैं, इसके बावजूद देखिए कि किस तरह से रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने जो है उनका स्पिन विभाग संभाल रखा है। और कागिसोर रबाडा और नॉर्थवे का तो जवाब ही नहीं है। जिस हिसाब से उन दोनों ने अभी तक गेंदबाजी की है कि अय्यर का मुझे एक बयान याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये दोनों तेज गेंदबाज हैं। और कल जिस तरह से बिल्कुल नोट की हम लोग बात कर रहे थे, 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब आप बॉल फेंकते हैं, हालांकि उस बॉल पर बटलर ने भी चौका जड़ा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंका और बटलर को क्लीन बोल्ड किया। तो जिस तरह से फॉर्म में वो दिख रहे थे, तो इतनी तेज गति से जब बॉल आती है तो बैट्समैन के लिए बड़ा कम समय में आपको डिसीजन लेना होता है कि किस तरह का शॉट आपको इस बॉल पे खेलना होता है, किस तरह की मतलब चैलेंज होता है आपको लगता है बैट्समैन के सामने। देखिए, बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं तैयार होते हैं। जब भी बल्लेबाज किसी गेंदबाज को देखता है तो निश्चित तौर पर उसकी निगाह, जो बल्लेबाज की निगाह होती है, उसके हाथ पर होती है कि किस हिसाब से गेंद को छोड़ रहा है, तो उस हिसाब से वो खुद को तैयार कर लेता है। आपने कहा कि उन पर चौका भी लगा, तो स्वाभाविक है कि जब गेंद बहुत तेजी से आएगी और अगर वो बल्ले को स्पर्श कर लेती है तो उसी स्पीड से वो बाउंड्री तक भी जाएगी। कहीं ना कहीं ये अमूमन हमने देखा है। हाँ, जहां तक ये है कि हम रफ्तार के सौदागरों की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थजे नया नाम है। पहले हम शोएब अख्तर, ब्रेट ली और तमाम यहां तक कि अपने कुछ खिलाड़ियों की हम बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह लगातार 140 से ऊपर की गेंदबाजी कर लेते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि आईपीएल ने कुछ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका दिया है और दक्षिण अफ्रीका निश्चित तौर पर अभी नॉर्थ जे के प्रदर्शन पर गौर कर रहा होगा और आगे जो भी टूर्नामेंट होंगे, जो भी बड़े टूर्नामेंट, उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा संजू सैमसन की भी बात करना चाहेंगे, जिन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो बल्लेबाज बन गए हैं। 8 मैच में 18 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर किंग्स 11 पंजाब के निकोलस पूरन हैं, जिन्होंने 7 मैच में 16 छक्के लगाए हैं। सैमसन ने ओवरऑल आईपीएल में 101 मैच में 107 छक्के के साथ 17वें नंबर पर हैं। और सबसे टॉप की अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने क्रिस गेल का नाम लिया, तो वो टॉप पे हैं। मैं यही बोल रहा था कि सिक्सर किंग अब जाके मैदान पे उतर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 326 125 मैचों में आईपीएल में लगाए हों और उनके बाद जो दूसरे खिलाड़ी उनसे 100 छक्के पीछे, तो ये कह सकते हैं कि सिक्सर किंग अब आगे आ रहा है। और जहां तक सैमसन की बात है, तो सैमसन की अभी जब बात चल रही थी कि संजू हमारे लिए जो एक कह सकते हैं ना कि धोनी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस विषय पर बड़ी लंबी चर्चाएं चल रही हैं। पंत निश्चित तौर पर उसका दावेदार है। सैमसन दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके प्रदर्शन में जो है निरंतरता का अभाव है। बिल्कुल, और आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये दोनों टीमें प्रदर्शन करती हैं। तो ये तो बात थी आईपीएल की।
नजर डालते हैं बैडमिंटन पर। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने कनाडा के जेसन एंथोनी होशुई को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 5वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने जेसन को 33 मिनट चले गेम में 21-15, 21-14 से हराया। ये सुपर 750 टूर्नामेंट इस साल बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी BWF के कैलेंडर में होने वाला एकमात्र टूर्नामेंट है। BWF को कोरोना वायरस महामारी के कारण कई टूर्नामेंट रद्द करने पड़े और एशियाई चरण तथा विश्व टूर फाइनल को अगले साल जनवरी तक स्थगित करना पड़ा। दुनिया के पूर्व नंबर 1 और फिलहाल 14वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत अगले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के टिएन चेन चाउ और आयरलैंड के एनहात एन गुवेन के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेंगे। तो जिस तरह से आज किदाम्बी श्रीकांत ने प्रदर्शन किया, 21-15, 21-14 से जेसन को हराया, किस तरह का आप देख रहे हैं मैच? देखिए, जो 2 मैच ये कह सकते हैं कि 6 महीने के बाद वो लॉकडाउन और तमाम चीजें जो आपने अभी जिक्र किया है, 6 महीने के बाद वो खेल रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो 2 मैच खेले हैं उनमें कहीं लग नहीं रहा था कि श्रीकांत जो है इतने लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे हैं, क्योंकि उनके शॉट और उनका मूवमेंट लगभग पहले जैसा ही दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि वो लय में है। लेकिन सिद्धार्थ, अमूमन होता यह है कि जब आप किसी टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में होते हैं, खेल रहे होते हैं, आप अच्छी रैंकिंग के खिलाड़ी हैं और आपको वरीयता मिली होती है, तो आपको शुरू में जो है कम रैंकिंग वाले खिलाड़ियों से भिड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये कह सकता हूं कि श्रीकांत का जो अगला जो मुकाबला मतलब पूरा लग रहा है कि वो दूसरे नंबर के खिलाड़ी जो हैं टिएन चेन चो से ही हो सकता है, क्योंकि वो जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका पलड़ा कहीं भी भारी नहीं लगता उनके सामने। तो टिएन चो से जीतना श्रीकांत के लिए अभी तक टेढ़ी खीर रही है। एक मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं और 5 मुकाबले श्रीकांत हारे हैं। और श्रीकांत ने जो मतलब आखिरी बार जब उन पर जीत दर्ज की थी वो 2014 में की थी, जो इनके बीच पहला मुकाबला था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर दोनों में है। बिल्कुल, और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे परिणाम जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से आ रहे हैं। जैसे हमने फ्रेंच ओपन में ईगा श्वांतिक की बात देखी, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये जो वक्त है ये श्रीकांत को फेवर करेगा और अगले दौर में वो निश्चित पहुंचेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दूसरा खिलाड़ी भी उसी दौर से गुजरा है जिससे श्रीकांत गुजरे हैं। तो ऐसे में आप किसी खिलाड़ी का पलड़ा कम नहीं आंक सकते हैं कि भाई वो 6 महीने तक बाहर रहा, क्योंकि परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी थी। तो यहां पर ये था कि फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें सिर्फ, क्योंकि अब बीच में आप उदाहरण के तौर पर उसे लाए हैं, तो जो कोविड-19 के कारण कई शीर्ष खिलाड़ी उसमें भाग भी नहीं ले पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी बाकी खिलाड़ियों को मिला और एक अच्छा भी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो खेल उतना ही रोमांचक होगा, रोचक होगा। बिल्कुल, और इसके अलावा भारत के लक्ष्य सेन भी अभी प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं। दूसरे दौर में उनका सामना स्थानीय दावेदार हिंस क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंग से होगा। और इससे पहले शुभंकर डे और अजय जयराम को कल पहले दौर के मुकाबलों में हार का सामना पहले ही करना पड़ा है। लक्ष्य सेन हमारी बैडमिंटन के बारे में ये कह सकते हैं कि वो अगली उम्मीद है हमारी, कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये विश्व में शीर्ष 3 में शामिल हो सकते हैं, यहाँ की नंबर 1 बन सकते हैं, जैसे कि श्रीकांत बने थे। ये ओलंपिक में भारत की उम्मीद है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगला जो उनका मैच होगा वो जिस खिलाड़ी से है उससे वो मलेशिया मास्टर्स में इस साल जनवरी में हारे थे। मुझे लगता है पूरे बदला चुकता करने के उद्देश्य से वो इस बार कोर्ट पर उतरने वाले हैं। लक्ष्य से हटेंगे नहीं, ये पूरी उम्मीद है और देश के लिए अच्छा खेलेंगे, इसी उम्मीद पर हम कायम हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। चीन सॉकर महासंघ 2022 में होने वाले पुरुष अंडर 23 एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी से हट गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने कहा कि चीन ने कार्यक्रम में टकराव, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले स्टेडियम में निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा और कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों का हवाला देकर मेजबानी से हटने का फैसला किया। तो चीन 2023 एशियाई कप की मेजबानी नए और नवीनीकृत स्टेडियम में करेगा।
देश को फीफा के विस्तारित क्लब विश्व कप की भी मेजबानी करनी है। तो इस समय बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो एक चेंज ये भी है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्थगित हुई हैं और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करनी और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneair.com पर। दीजिए इजाजत अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।